मॉडल्स के इस बेहतरीन सीरीज में स्वागत है आप सबका एक बार फिर से सहज इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग अगला जो हमारा मॉडल है वो है शैल। शैल को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि शैल का यूज हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो शैल का यूज हम जनरली एज अ हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं आई और वी के संग, मतलब कि फर्स्ट पर्सन के संग हम जो है शैल का यूज करते हैं इन जनरल केसेस, मतलब सामान्यतः नॉर्मली हम जो है ऐसे आई शैल हेल्प यू, है ना। बट अगर हम कहें कि फिर ये मॉडल क्यों कहें इसको हम, अगर इसको हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो ये इसको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तो बोल सकते हैं ना, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। बट इसको हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्यों बोलते हैं, इसको अलग क्यों कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिखें कि ही शैल हेल्प मी, सर हम तो पढ़े थे कि आई और वी के संग केवल शैल लगता है, सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन के संग जो क्या है हमारा यहाँ पे विल लगता है। जी नहीं, अब यहाँ पे आती है बात इसकी मॉडल होने की। तो अगर ये एज अ मॉडल यूज होगा तो कैसे कैसे यूज हो सकता है, तो इसका जो सबसे पहला एक फंक्शन है वो है प्रॉमिस। अगर आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि अगर आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं, जैसे अगर हम कहें कि आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, ये हमारा एक फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर हम कहें आई विल हेल्प यू, तो क्या ये गलत है? आई शैल हेल्प यू सही है या फिर आई विल हेल्प यू सही है, या फिर एक सही है एक गलत है? ये तो पता है कि हमको ये सही है, क्या ये गलत कहलाएगा? जी नहीं। यहां पे ये क्या है, मॉडल है। क्या है? मॉडल। ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉमिस कर रहा है। अगर बात प्रॉमिस की हो तो वहां पे हमको क्या करना होता है, हम बताए थे कि वहां पे उल्टा कर देना होता है। मतलब आई और वी के संग विल का यूज करेंगे और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के संग जो है हम, या फिर किसी के नाम के संग जो है हम वहां पे शैल का यूज करेंगे। ठीक है, आप पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा कहीं कहीं पे लिखा रहता है, कहीं कहीं पे लिखा रहता है ट्रेस पासर्स shall be executed। ट्रेस पासर्स हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन तो नहीं है, लेकिन क्या लगा हुआ है यहाँ पे, शैल लगा हुआ है। तो ये हमारा अगला इसका फंक्शन लेके आता है। अगला फंक्शन क्या है, कमांड। कमांड का मतलब, कमांड का मतलब होता है कि कोई ऑर्डर। तो मर्द फिल्म आपने देखा होगा, वहां पे लिखा था इंडियंस एंड, वहां पे क्या लिखा था हमको पता नहीं है, बट अगर वो क्या कहना चाहता था हम वो लिख रहे हैं, हमको ये याद नहीं है एग्जैक्टली। इंडियंस एंड डॉग्स shall not be allowed in the premises, in this premises। ठीक है, in this premises। तो यहां पे वो कहना क्या चाहता है, इंडियंस एंड डॉग्स, ये हमको याद है कि इंडियंस एंड डॉग्स वहां पे लिखा हुआ था, मतलब उसने हिंदी में कहा था। इंडियंस एंड डॉग्स का मतलब हो गया कि उसने भारतीयों को जो है वो कुत्तों से तुलना किया था, है ना। तो ये हंसने की बात नहीं है, बहुत ये खून खोलने वाली बात है। तो इंडियंस एंड डॉग्स शैल नॉट बी अलाउड, तो यहाँ पे
इंडियंस एंड डॉग्स के लिए यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था यूज हमारा विल, बट यूज क्या किया है? शैल। यहाँ पे ट्रेस पासर्स के लिए क्या यूज होना चाहिए था? यहाँ पे विल, बट यूज क्या किया है? शैल, है ना। और यहाँ पे शैल के बाद देखिए ये क्या है हमारा? यही है हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस वर्ब। यही हमारा मेन वर्ब है ना, बी वर्ब। यही हमारा मेन वर्ब है, बी वर्ब, है ना। ये हमारा मेन वर्ब है ना। ये हमारा मेन वर्ब नहीं है, ये हमारा मेन वर्ब है, बी। मैंने बोला है ना कि मॉडल्स के बाद क्या आएगा? हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। तो आप कमांड देने के लिए जो है आप सेकेंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन के संग या फिर नाउन के संग जो है आप शैल का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरा यूज। ठीक है, ऐसे ही करके इसका 5 तरीका है जहां पे आप शैल का यूज करेंगे सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के संग। ठीक है, तो हमारा पहला हो गया प्रॉमिस, कि अगर प्रॉमिस कर रहे हैं अगर आप किसी को, तो आप वहां पे सेकेंड पर्सन के साथ आप शैल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो है हमारा वो है, प्रॉमिस हो गया, कमांड हो गया, तीसरा जो है कंपल्सन। कमांड से मिलता जुलता, मतलब कि कोई ऐसा काम जो कि कंपलसरी है करना, जो कि कंपलसरी है करना, वहां पे भी जो है हम शैल का यूज करेंगे। जैसे जब हम लोग एग्जाम हॉल में एग्जाम देने जाते हैं तो एडमिट कार्ड पे क्या लिखा रहता है? स्टूडेंट्स शैल एंटर द एग्जाम हॉल within the specified time. No student, स्टूडेंट बोलना सही नहीं रहेगा, कैंडिडेट, नो कैंडिडेट shall be allowed to enter the exam hall after 11 am, है कि नहीं? ऐसा पढ़ा होगा आपने। तो नो कैंडिडेट मतलब कैंडिडेट के संग क्या होना चाहिए था? यहाँ पे विल होना चाहिए था इन जनरल केस, बट है क्या? यहाँ पे शैल है। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे विल होना चाहिए था, बट है क्या? शैल है। तो ये कंपलसरी है। ये क्या है? कंपलसरी है। जैसे स्टूडेंट्स शैल पे देयर फीस विदिन फिफ्थ ऑफ एवरी मंथ, है कि नहीं? तो जहां पे कंपल्सन की बात हो, जहां पे कि ऐसा आपको करना ही है, कंपलसरी जहां पे हो उस काम को करना, वहां पे भी आप सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन किसी नाउन के संग आप शैल का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, शैल का यूज आपको करना ही है। यहाँ पे विल लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए कंपल्सन के बाद हम लोग देखते हैं कि और किस जगह पे हम शैल का यूज करेंगे, समझते हैं। अगर आप किसी को धमकी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? थ्रेट दे रहे हैं, थ्रेट, धमकी दे रहे हैं। आई विल सी यू, बोलते हैं ना, हम तुमको देख लेंगे। बिहार वगैरह में मैं के जगह पे भी जो है लोग हम यूज करते हैं, है ना। मैं तुमको देख लूंगा,
ये क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है कि मैं तुमको देख लूंगा। सर आई के संग तो शैल लगता है ना। ही विल किल यू, माई फादर विल नॉट स्पेयर यू। किल मारने की बात कर रही है, यहाँ पे मारने की बात हो रही है, धमकी दे रहा है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, शैल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे धमकी दे रहा है कि मेरे पापा तुमको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, शैल होगा। जहां पे थ्रेट की बात हो, जहां पे धमकी की बात हो, वहां पे हमारा जो नॉर्मल जो रूल है उसका उल्टा कर देना है, यानी कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के संग जो है वो शैल का यूज करना है। ठीक है, जब उल्टा करने की बात हो रही है तो वहां पे विल भी आ जा रहा है, तो साथ साथ में हम लोग विल का भी ये फंक्शन समझ ले रहे हैं कि जहां पे शैल होता है वहां पर विल यूज करना है, और जहां पे विल होता है वहां पे शैल यूज करना है इन सब केसेस में। तो अगला जो हमारा ये सीरीज हो गया, इसमें शैल का रिवर्स्ड यूज में, है ना, प्रॉमिस, कमांड, कंपल्सन, थ्रेट। थ्रेट से मिलता जुलता एक हमारा और टर्म है, वो है मतलब कि निश्चय कर लिया है आपने कि आप ऐसा करेंगे, तो एक तरह का ये क्या है, डिटर्मिनेशन। ये सब क्या है, प्रॉमिस, थ्रेट क्या है, ये डिटर्मिनेशन है। कंपल्सन क्या है, यहाँ पे आपको ऐसा करना ही है। तो डिटर्मिनेशन में भी अगर आप कोई चीज निश्चित कर ले कि आपको ये करना ही है, कोई आप अगर डिटर्मिन कर ले कि हमको ये काम करना ही है, मैं ये जरूर करूंगा, ठीक है, डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये 5 टर्म आपको याद रखना है कि जहां पे प्रॉमिस का सेंस हो, कमांड का सेंस हो, कंपल्सन का सेंस हो, थ्रेट का सेंस हो, या फिर डिटर्मिनेशन का सेंस हो, वहां पे हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के संग शैल का यूज करेंगे। डिटर्मिनेशन कैसे, जैसे उसने ये निश्चय किया है कि वो इस साल इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा। ही हैज डिसाइडेड दैट ही shall qualify SSC this year। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे तो ये एपरेंट हो गया, यहाँ पे तो साफ साफ मेंशन कर दिया कि यहाँ पे डिटर्मिनेशन का सेंस आ रहा है, वो उसने डिसाइड कर लिया है। तो यहाँ पे तो एकदम ऑब्वियस है कि यहाँ पे आपको शैल का ही यूज करना है। ठीक है, सेकेंड पर्सन के साथ। तो अगर डिटर्मिनेशन की बात हो, जैसे राम शैल किल रावण टू सेव हिज वाइफ। मतलब राम ने यह निश्चय कर लिया है कि वो रावण का वध जरूर करेगा अपनी वाइफ को बचाने के लिए। तो ये क्या है, राम का ये दृढ़ संकल्प है। यहाँ पे इसका क्या है, इसका ये एकदम इसने निश्चय कर लिया है कि वो ऐसा जरूर करेगा। तो ये हमारा हो गया शैल का कुछ यूज एज अ मॉडल। तो शैल का यूज तो कुछ खास नहीं है, बस इन्हीं सब चीजों के कारण जो है शैल थोड़ा हमको कंफ्यूज करता है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है। ये 5 टर्म्स क्या क्या, कमांड कंपल्सन, कमांड कंपल्सन, प्रॉमिस, थ्रेट, CCPT, कमांड कंपल्सन, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, जो हमने लास्ट में पढ़ा CCPTD। आपको इसको रटना नहीं है, मैंने रटने के लिए यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, ऐसे आप रटिएगा मत, चीजों को आपको फील करना है। ठीक है, आप ये टर्म को भले भूल जाए, बट आपको ये सेंस याद रहे कि जहाँ पे मतलब कि डिटर्मिनेशन की बात हो, मतलब ये सब क्या है, ये सब सब जो है ना, ये सब कमांड कंपल्सन प्रॉमिस थ्रेट, ये लगभग जो है इसी के अंडर आते हैं। तो जहां पे ऐसी बात हो कि कुछ पक्का बात हो, पक्का मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं पक्का ऐसा होगा ही,
तो वहां पे हम रिवर्स कर देंगे जनरल रूल्स को। जिस प्रकार मे के लिए माइट था, कैन के लिए कुड था इनडायरेक्ट में पास्ट में, उसी प्रकार शैल के लिए शुड है, बट इसका यूज थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, कैसे आइए समझते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं दो सेंटेंस। ही said to me, comma, inverted comma, you will give me a pen। ठीक है, एक और लिखते हैं सेंटेंस। राम said to me, I shall help you फुल स्टॉप। तो हमने क्या बोला कि इनडायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तो यहां पे हम शैल का शुड कर देंगे, है ना, यही ना कहा मैंने, शैल का शुड कर देंगे। बट जी नहीं, शैल का शुड होगा, बट कैसे होगा आइए वो समझते हैं। ठीक है, इतना सिंपल इसको शैल का शुड नहीं कर देना है। कैसे करेंगे देखिए, लिखते हैं ही टोल्ड मी होगा, ही टोल्ड मी दैट। हमको SON वाला फॉर्मूला याद होगा नरेशन का। अगर आपको नरेशन का वीडियो डिटेल में समझना है, नरेशन को पूरे अच्छी तरह समझना है A to Z, तो आप मेरा नरेशन का वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो SON का फॉर्मूला क्या कह रहा था कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं। तो यहाँ पे ये सेकंड पर्सन है तो इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मी है तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, आई, है ना। अब ये बताइए, यहाँ पे अगर आई होता तो यहाँ पे क्या लिखा होता, शैल लिखा होता, है ना। आई शैल गिव मी, गिव यहाँ पे मी नहीं होता, फिर आई शैल होता यहाँ पे, है ना। तो ये रूल क्या कहना चाह रहा है कि अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन इनडायरेक्ट स्पीच में अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे वुड होना चाहिए था, विल का वुड नहीं, बट यहाँ पे सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे हम शुड यूज करेंगे, है ना। यही हमारा रूल कहना चाह रहा है। मे वाले में कुछ ऐसा नहीं था यहाँ पे, लेकिन शैल और विल दो साथ साथ चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट अगर हमारा फर्स्ट पर्सन रहेगा तो यहाँ पे हम, यहाँ पे भले कुछ भी हो हेल्पिंग वर्ब, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम चेंज करेंगे। आई शुड गिव फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो हिम हो जाएगा, आई शुड गिव हिम अ पेन। ठीक है, इसको देखते हैं। राम टोल्ड मी दैट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, ही। अब ये बताइए, अगर यहाँ पे ही होता तो क्या होता, विल होता। तो इसलिए यहाँ पे ही के लिए क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, दैट ही वुड हेल्प सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो मी का ऑब्जेक्टिव केस, खुद ये मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ पे मी ही रह जाएगा। तब समझ पाए कि शुड का यूज हम लोग को करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, लेकिन कैसे करना है इस सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे तो ही है तो ही के लिए यहाँ पे तो शैल नहीं होता, विल होता, तो इसलिए यहाँ पे वुड हो गया। आई के लिए यहाँ पे तो शैल होता इसलिए शुड हो गया। तो ये हमारा रूल बताता है, इसको ध्यान से समझना है। शुड का जो अगला यूज है वो हम लोग किसी को एडवाइस देने के लिए, किसी को कुछ सुझाव देने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब बहुत आलस होता है आजकल,
भारी भारी शरीर लग रहा है, धीरे धीरे मोटे हो रहे हैं, तो डॉक्टर क्या कहेगा? यू शुड रन 2 किलोमीटर्स डेली, है ना? आप डॉक्टर के पास गए, पूरा बुखार हो गया है आपको 102 डिग्री, डॉक्टर आपको क्या बोलेगा? यू शुड टेक दिस मेडिसिन्स, या फिर यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन्स? क्या बोलेगा डॉक्टर? इंक खत्म हो गया है ब्लैक वाला। यू शुड टेक दिस मेडिसिन्स या फिर यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन्स? ठीक है, पढ़ा रहे हैं हम शुड, बट समझ लेते हैं थोड़ा इसका आगे पीछे भी। तो अगर आपको एडवाइस दिया जा रहा है जो कि आप माने ना माने कोई बात नहीं है, तो वहां पे आप शुड का यूज कर सकते हैं। बट आपको अब बुखार 102 डिग्री है, डॉक्टर बोलेगा क्या कि आपको दवाई खाना चाहिए? दवाई खा लेना बाबू, नहीं तो एडमिट होना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे शुड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे मस्ट यूज करेंगे। तो जहां पे एडवाइस हो कि कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे हम शुड का यूज करते हैं। ठीक, अगर हम कहें वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, अगर हम कहें यू शुड ओबे योर टीचर्स, ही शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। तो क्या यहाँ पर ये सजेशन का भाव दे रहा है कि हम उसको अपने टीचर्स की बात माननी चाहिए, उसे अब तुमको माननी चाहिए, उसे अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए? तो यहीं से निकल के आता है हमारा अगला जो यूज है, शुड का यूज एडवाइस के अलावा मोरल ड्यूटी बताने के लिए भी जो है हम शुड का यूज कर सकते हैं कि आपको शिक्षकों का बात मानना चाहिए। ये क्या है? एक तरह का मोरल ड्यूटी है, उसको माता पिता की सम्मान करनी चाहिए, ये क्या है? एक तरह का मोरल ड्यूटी है। तो आप मोरल ड्यूटी के लिए भी जो है शुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? चाहिए वाला सेंस यहाँ पे भी देता है, ये हर जगह चाहिए वाला ही सेंस देगा, बट इसका भाव अलग होगा। कहीं पे ये एडवाइस का काम करेगा, कहीं पे ये मोरल ड्यूटी का काम करेगा, और कहीं पे वन शुड रेस्पेक्ट वंस नेशनल फ्लैग। अब ये बताइए, वन शुड रेस्पेक्ट वंस नेशनल फ्लैग, ये क्या मोरल ड्यूटी है? वन शुड लव वंस नेशन। अब इन दोनों सेंटेंसेस के भाव में आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं क्या? दोनों के भाव में क्या डिफरेंस है?
दोनों का भाव में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। आइए, आप अपने देश को प्यार करते हैं, इसको साबित करने के लिए चिल्लाना जरूरी नहीं है, मतलब इसका प्रूफ जो है वो देने की जरूरत नहीं है ना, है ना। आप अगर ये बोलेंगे, नहीं बोलेंगे कि हम अपने देश का सम्मान करते हैं, तो आपको सजा मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनहेरेंट है, ये दिखाना नहीं है ना। बट अगर आप बोले कि वन शुड रिस्पेक्ट वंस नेशनल फ्लैग, अगर आप अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज का अगर आप सम्मान नहीं दिखा रहे हैं, मतलब कि कहीं रास्ते में आप उसको फेंक दे रहे हैं, आप उसको जला रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा। इट इज एन ऑफेंस, है ना। तो इसीलिए यहां पे आप शुड का यूज नहीं कर सकते हैं। ये मोरल ड्यूटी है, बट ये मॉरल ड्यूटी नहीं है, ये करना ही है। करना ही जब हो वहां पे, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे शुड का यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा मस्ट का। यहीं से डिफरेंस निकल के आएगा शुड का और मस्ट का। शुड का यूज मोरल ड्यूटी के लिए करेंगे, देखने में बहुत एक जैसा है ना। बट मस्ट का यूज हम लोग ऑब्लिगेशन के लिए करेंगे। मस्ट वहां पे होगा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसका कंसिक्वेंस आपको तुरंत भुगतना पड़ेगा, है ना। इसीलिए जैसे वहां पे अगर डॉक्टर आपको बोलेगा कि आप को अगर बुखार है, आप दवाई नहीं खाएंगे, तो तुरंत आपको उसका कंसिक्वेंस भुगतना पड़ेगा, आपका तबीयत क्या हो जाएगा? और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो शुड का यूज हम लोग मोरल ड्यूटी के लिए करते हैं, बट मोरल ड्यूटी कब रहेगा ये समझना है। कब ये मोरल ड्यूटी ऑब्लिगेशन बन रहा है उसका भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा ऑब्लिगेशन हो गया। जल्दी चलो नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी, सुनते हैं हम लोग। मन लगा के पढ़ाई करो नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाओगे, बहुत मेहनत करो नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाओगे, ऐसा हम लोग सुने हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं लिस्ट। एक कंजंक्शन है, उसका यूज कर सकते हैं, मतलब उसका यूज करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। मेहनत करो, वर्क हार्ड, लेस्ट यू शुड फेल, है ना। वॉक फास्टर, और तेज चलो नहीं तो लेस्ट वी शुड मिस द बस। तो लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो, है ना। तो शुड का यूज यहाँ पे हम लिस्ट के संग करते हैं। लिस्ट जहां दिखेगा वहां पे केवल और केवल शुड का ही यूज होगा, ठीक है। लिस्ट और शुड के बीच में कोई एक ठो सब्जेक्ट आपको जरूर दिखेगा, ठीक है। लिस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है कि लिस्ट के संग केवल और केवल शुड का ही यूज होता है। शैल, विल, मे, माइट, कैन, कुड का यूज नहीं करना है। अगर दिखता है तो वही हमारा क्या है? एरर है, ठीक है। एग्जाम में वही करता है, लिस्ट के संग शैल का यूज कर देता है, विल का यूज कर देता है। और दूसरा बात, मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे, यहाँ पे इसका मतलब ही होता है नहीं तो इसीलिए ऐसा हम लोग को पढ़ाया जाता है कि लिस्ट के संग हम लोग नॉट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लिस्ट यू शुड नॉट फेल नहीं होगा, लिस्ट यू शुड फेल। बट अगर हम कहें कि मेहनत करो नहीं तो पास नहीं होगे, तो क्या लिखेंगे? लिस्ट यू शुड पास नहीं। उस समय हम क्या कहेंगे? जब ऐसा हो ही जाए कि मेहनत करो नहीं तो पास नहीं होगे, दो बार जब नहीं आ रहा है, मेहनत करो नहीं तो पास नहीं होगे, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे भाई, तब वहां पे हमको कुछ करना ही नहीं है, वहां पे हमको नोट लगाना पड़ेगा।
वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट क्वालिफाई। ऐसा पढ़ाया जाता है कि लेस्ट के संग शुड और लेस्ट के संग शुड का यूज होता है और नॉट का यूज नहीं होता है। बट अगर आप चाहें तो नॉट का यूज कर सकते हैं, बस वहां पे आपको पॉजिटिव वर्ड लाना है। फेल क्या है? निगेटिव वर्ड है। नॉट क्वालिफाई का मतलब ही होता है कि फेल कर जाना, है ना। तो आप ये कहना गलत है कि आप लिस्ट के संग नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, अगर वहां पर वो नेगेटिव वर्ड नहीं है तो। लिस्ट का मतलब मीनिंग होता है कि नेगेटिव सेंस में होता है कि वो मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे, इसलिए ऐसा हम लोग बोलते हैं कि लिस्ट के संग शुड का यूज करते हैं और नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं। बट नॉट का यूज आप कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। वहां पे क्या सिचुएशन है, सेंटेंस में हमारा वर्ड क्या है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे कहना चाहें कि मेहनत करो नहीं तो पास नहीं करोगे, तो आप क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे। मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे, तो आप ये लिखेंगे, ठीक है। अगर निगेटिव वर्ड है तो नॉट का यूज नहीं करना है। लिस्ट का कोई कनेक्शन नहीं है इसके संग, इस वर्ड का कनेक्शन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हिला दिया होगा आपके दिमाग को ये कॉन्सेप्ट। शुड का यूज हम कोई नोटिस या फिर इंफॉर्मेशन डायरेक्शन देने के लिए कर सकते हैं इन अ फॉर्मल वे। जैसे एग्जाम हॉल में, अभी तो खैर ओएमआर शीट नहीं है, बट फिर भी डायरेक्शन में लिखा रहता है कि कैंडिडेट शुड आंसर ऑल क्वेश्चंस, है ना। या फिर ऐसे भी लिखा रहता है कैंडिडेट्स शुड आंसर 2 out of 3 from section 1 and 3 out of 5 from सेक्शन 2। याद होगा, ये एकेडमिक में होता है और ये कॉम्पिटिटिव में होता है। कॉम्पिटिटिव में भी ये होता है जब सब्जेक्टिव हो तब। जब ऑब्जेक्टिव में लिखा रहता है ना कि 100 क्वेश्चन है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे नोटिस दिया गया है, इन्फॉर्म किया गया है आपको कि आपको सारा क्वेश्चन करना है। करना ही है नहीं कहा जा रहा है, कमांड नहीं है, आपको ये बताया जा रहा है कि आपको सारा क्वेश्चन करना है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। यहां पे क्या कहा जा रहा है कि देखिए सेक्शन 1 में 3 क्वेश्चन है 5-5 नंबर का, लेकिन उसमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन ही करना है। यहां से 5 नंबर का 10 नंबर हो गया। सेक्शन 2 में जो है 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, बट उसमें से कोई 3 आपको करना है, कोई 3 आपको करना है, 10 नंबर का है 30, ठीक है ना। तो आपको इंफॉर्मेशन जब दिया जाएगा फॉर्मल वे में, तो भी आप वहां पे शुड का यूज करेंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल क्वेश्चंस, कैंडिडेट्स शुड आंसर 2 out of 3 फ्रॉम सेक्शन 1, कैन 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3, ठीक है। क्वेश्चंस यहां पे होगा 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 फ्रॉम सेक्शन 1 एंड 3 क्वेश्चंस, ठीक है, आउट ऑफ 5 फ्रॉम सेक्शन 2। तो इंफॉर्मेशन दिया जहां पे जाता है फॉर्मल वे में, वहां पे भी आप शुड का यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको ये करना ही है, जैसे बताया था मैंने, कैंडिडेट शैल एंटर द एग्जाम हॉल विद इन स्पेसिफाइड टाइम, वहां पे आपको करना ही है, वहां पे कोई रियायत नहीं है। नहीं टाइम पे पूछेंगे आपको रुकना नहीं दिया जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप 100 में से 90 किए तो आपको फेल कर दिया जाएगा। 100 करना है, जो जितना कर पाए, है ना। आप एक भी ना करें, आपको मारा नहीं जाएगा, ठीक है, आपको भगा दिया नहीं जाएगा। तो ये नोटिस हो गया है, इंफॉर्मेशन दिया गया आपको,
सूचना दिया गया आपको, तो वहां पे आप शुड का यूज करेंगे। फॉर्मल अगर नोटिस हो, फॉर्मल का मतलब क्या होता है कि जहां पे फॉर्मेलिटी मेंटेन किया जाता है, जहां पे कोई फ्रेंडली रिलेशन नहीं है। छेनू आए तो कहना, याद नहीं आ रहा है मेरे को डायलॉग एग्जैक्टली, छेनू आए तो कहना रामू आया था। अगर मर्द का बच्चा है तो ऐसा कुछ था ना, कि अगर वो आए तो उससे कहना कि ये आया था, मतलब वो अगर आए तो ऐसा करना, मतलब आने का संभावना वहां पे बहुत कम है, डर से नहीं आएगा वो। ठीक है, तो इस केस में जहां के पे अगर एक तरह का ये भी पॉसिबिलिटी का बात हो रहा है, लेस पॉसिबिलिटी, और यहाँ पे कंडीशन भी है कि जहां पे अगर आ जा रहा है मतलब कंडीशन, ठीक है ना। जिस कंडीशनल सेंटेंस में लेस पॉसिबिलिटी हो वहां पे हम शुड का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? इफ ही शुड कम, इसका मतलब अगर वो आए, ठीक है, अगर वो आए, तो इफ ही कम्स होना चाहिए था, बट ये एक स्ट्रक्चर है कि शुड का यूज करके आप करेंगे। इफ ही शुड कम, अगर इफ ही कम्स होता मतलब कि अगर वो आए, वहां पे ये पॉसिबिलिटी फिर नहीं होता, ठीक है, वहां पे वो आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ऐसा कुछ परिस्थिति है, ऐसा कोई सिचुएशन है कि वो नहीं आएगा, वो नहीं आ पाएगा, आप उसको गलत एड्रेस दे दिए हैं, है ना। फिर भी अगर वो आ जाता है आपके घर खुजते खुजते, इफ ही शुड कम, आस्क हिम टू वेट फॉर मी, मतलब आने की संभावना नहीं के बराबर है, फिर भी अगर वो आ जाता है, मतलब होने की संभावना बहुत कम है, फिर भी अगर ऐसा हो जाता है, उसके लिए हम इस क्लॉज का यूज करते हैं। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड। इसी बात को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, शुड को हटा के। अब शुड को हटाएंगे ना तो क्या होगा, सॉरी शुड नहीं हटेगा, शुड कैसे हटेगा, इफ को हटा के। अगर इफ को हटाएंगे ना तो शुड जो है वो बाहर आ जाएगा, तो शुड ही चल जाएगा अंदर, शुड ही कम, सेम वही मीनिंग कन्वे करेगा ये, बट स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा क्या हो गया, अलग हो गया। इफ हट गया तो शुड को बाहर निकालना पड़ेगा, शुड ही कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी, है ना। तो दो स्ट्रक्चर बनेगा शुड वाला ऐसा केस में कि अगर वो आता है तो, अगर ऐसा होता है तो, मतलब होने की संभावना बहुत कम है, फिर भी अगर ऐसा होता है तो, अगर है मतलब कंडीशन है, तो यहाँ पे तो अगर नहीं दिख रहा है, इफ नहीं दिख रहा है, बट इसमें इफ क्या है, हिडन है। शुड ही का मतलब ही हो गया इफ ही शुड, तो शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो हमारा ये दो स्ट्रक्चर हो गया, एक स्ट्रक्चर ये हो गया और एक स्ट्रक्चर ये हो गया। तो शुड का ये भी एक यूज है कि कंडीशनल सेंटेंस में भी हम शुड का यूज करते हैं, इफ ही शुड कम, जहां पे बहुत कम संभावना हो, सबसे कम संभावना हो अगर वहां पे, तो हम शुड का यूज करेंगे। मतलब कि आप चाहते नहीं है कि ऐसा हो, कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया है कि ऐसा ना हो पाए, बट फिर भी अगर ऐसा हो जाता है तो, है ना, डॉक्टर दवा दे दिया है सारा अच्छे से कि ठीक हो जाएंगे, बट फिर भी अगर ठीक नहीं होते हैं तो आपको एडमिट करना पड़ेगा, आपको एडमिट होना पड़ेगा। उस सेंटेंस, ऐसा कंडीशनल सेंटेंस में जो है हम शुड का यूज करेंगे, है ना। शुड का यूज तो हमने पढ़ा कि सजेशन के लिए करते हैं हम लोग, सजेशन या फिर एडवाइस के लिए करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बेस फॉर्म करना चाहिए। अगर वहां पे हो कि होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए था बट नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा नहीं हुआ, वहां पे भी हम शुड का यूज करेंगे, बट उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर करना चाहिए
तो वहां पे तो हो गया सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब, बट होना चाहिए के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा? जैसे आपको एक आज्ञाकारी स्टूडेंट होना चाहिए, तो क्या होगा? अब देखिए यहां पे तो करने के लिए जो है वर्ब लगता है, मेन वर्ब, बट होना चाहिए, होने के लिए क्या यूज होता है? हमारा मेन वर्ब है बी, तो यू शुड बी एन ओबीडियंट, मतलब आज्ञाकारी, ओबीडियंट स्टूडेंट, है ना? करना करना चाहिए तो क्या होगा? यू शुड ओबे योर टीचर्स, ये करना चाहिए। होना चाहिए शुड बी प्लस एडजेक्टिव या फिर नाउन, है ना? ये ओबीडिएंट क्या है? एडजेक्टिव हो गया। ये शुड बी जरूरी नहीं कि यहाँ पे एडजेक्टिव यूज किया हो, वहां पे नाउन से भी यूज करके बना सकता है, ठीक है? तो या फिर ऐसा होना चाहिए था बट नहीं हुआ, अफसोस का भाव यहाँ पे आ रहा है, वहां पे भी हम शुड का यूज करेंगे, बट उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। क्या होगा? शुड भी वन, शुड बी एडजेक्टिव या फिर नाउन। बी क्या है यहाँ पे? वही है, बी क्या है? वर्ब ही है। बी है क्या? ये भी बेस फॉर्म ही है, यहाँ पे भी शुड प्लस भी वन ही है। ऐसा होना चाहिए था, यू शुड हैव, मतलब अभी आप एकदम नालायक हो चुके हैं, किसी काम के नहीं है, तो आपको क्या बोला जाएगा कि आपको एक आज्ञाकारी बालक होना चाहिए था, तो आप आज सक्सेसफुल होते अपने लाइफ में। तो यू शुड हैव बीन एन ओबीडियंट स्टूडेंट या स्टूडेंट। तो होना चाहिए था के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? शुड हैव प्लस भी थ्री, शुड हैव प्लस भी थ्री। सर ये बीन भी थ्री है क्या? जी हाँ, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? बीन है। ये क्या है? बी वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना? तो मतलब बी क्या है? मेन वर्ब के रूप में काम आ रहा है यहाँ पे। शुड हैव प्लस भी थ्री, तो ऐसा होना चाहिए था। ये सब क्या है? एक तरह का सजेशन ही है, ठीक है? इसका तीन तरीका है लिखने का। एक तरीका तो हम लोग पढ़ चुके थे, एक और तरीका है ऐसे कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए था। मतलब ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए, आप अभी समय है, अभी संभावना है, हो जाएगा, बट ऐसा होना चाहिए था आपने नहीं किया, मतलब ये एक तरह का क्या हो गया? मतलब इमेजिनरी सेंटेंस हो गया, है ना? तो और यहाँ पे अफसोस की भावना भी है, तो जहां पे अफसोस की भावना हो कि ऐसा हुआ ही नहीं, होता तो अच्छा होता है, तो वहां पे आप शुड हैव प्लस भी3 का यूज कर सकते हैं। तो यही सब कुछ रहा मेरा शुड का और शैल का यूसेज, ठीक है? अब हम लोग इसके बाद विल का और वुड का यूसेज देखेंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूं ब्रेक। आशा करता हूं कि आपको ये सब वीडियोस अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगे तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। अगर लाइक करने का समय ना हो कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब करने का समय ना हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देखना है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऐसे ही खोजते खोजते आ गए हैं सर्च बॉक्स में, तो आप देखिए वीडियोस को। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। इससे मेरे को क्या होगा, मेरे को एक डायरेक्शन मिलेगा कि मेरे को इसको और कितना आगे तक लेके जाना है या फिर इसको खत्म करना है।